हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। तो देखो, सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। तो देखो, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से अर्थ पे जो होता है ऑर्गेनिक फूड अवेलेबल होता है, और जिस फूड पे सारे ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। यही वजह है कि जो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स कहते हैं। ठीक है। तो देखो, फोटोसिंथेसिस जनरली ग्रीन प्लांट करते हैं। हालांकि ग्रीन प्लांट के अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी भी क्या कर सकती है, फोटोसिंथेसिस कर पाती है। कुछ प्रोटिस्टा भी जो होता है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाते हैं। कुछ बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन जनरली हायर प्लांट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। और इस प्रोसेस में वो क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज, कौन कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। और लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए उनके पास पिगमेंट की एक लेयर होती है, इसी वजह से वो ग्रीन भी दिखते हैं और वो क्या कर पाते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। और फिर वो इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑर्गेनिक फूड, जिसे अपन सब जानते हैं कि जो क्या होता है, ग्लूकोज होता है। और साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है। तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज को ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज में कन्वर्ट किया जाता है, और ये कन्वर्ट करने के लिए सनलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। तो फोटो मींस सनलाइट और सिंथेसिस मींस कुछ फॉर्म करना, और यहां क्या फॉर्म हो रहा है, फूड फॉर्म हो रहा है। तो कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज जो कि CO2 और H2O है, इनटू ऑर्गेनिक फूड जो कि क्या है, ग्लूकोज, बाय ग्रीन प्लांट विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। ये किसकी डेफिनेशन हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस की। अगर अपन अर्थ की बात करें तो उस पे फोटोसिंथेसिस के दो इंपॉर्टेंस होते हैं। एक तो ये प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड है, मतलब इसी वजह से क्या होता है, फूड बनता है, जिसे फिर बाकी सारे ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली का मेरा मतलब है, जैसे जो मतलब डायरेक्टली प्लांट को खाते हैं वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म प्लांट तो कंज्यूम नहीं करते लेकिन उन ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करते हैं जो प्लांट को खाते हैं। जैसे लॉयन जो है वो डियर को खाता है, तो वो इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, प्लांट पे ही कर रहा है। प्लांट होगा तो डियर होगा, डियर होगा तो लॉयन होगा। ठीक है। तो टू इंपॉर्टेंस है अपनी फोटोसिंथेसिस की अर्थ पे। पहली है कि वो प्राइमरी सोर्स है फूड का, और दूसरा फोटोसिंथेसिस में साइड प्रोडक्ट में क्या निकलती है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इनटू एटमॉस्फेयर वो भी फोटोसिंथेसिस की एक क्या है, इंपॉर्टेंस है। अगर अपन फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन की बात करें तो क्या होती है, 6CO2 और 12H2O जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज, सनलाइट और क्लोरोफिल का इस्तेमाल किया जाता है, और इससे क्या बनता है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। ग्लूकोज जो है वो कैसा फूड है, ऑर्गेनिक फूड है। इस रिएक्शन में आप साफ देख पा रहे होंगे कि CO2 जो कि मैंने ब्लू कलर से डिनोट की है, इसके अंदर और क्या आ गया है, हाइड्रोजन आ गया। तो बेसिकली CO2 पर हाइड्रोजन जोड़ी जा रही है, इसका मतलब CO2 को रिड्यूस किया जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है CO2 का, किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। और यही वजह है मैं वाटर का इस्तेमाल करता हूं। वाटर यहां पर हाइड्रोजन के सोर्स की तरह काम करता है, हाइड्रोजन देता है जो CO2 को रिड्यूस करेगा, किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। और यही वजह, जब हाइड्रोजन निकल जाएंगे तो पीछे क्या बचेंगे, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन अपने क्या निकलता है, साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलता है। यहां पर 6H2O क्यों नहीं लिया, 12H2O क्यों लिखा है, फिर इधर 6H2O क्यों लिखा है, आज ही के वीडियो में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। अभी आप समझे कि ये ही फोटोसिंथेसिस की सही रिएक्शन। अब फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ पॉइंट लेते हैं। पहला पॉइंट कि फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। देखो, दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। फोटोसिंथेसिस में चीजें बन रही है, इसलिए एक ऐसा प्रोसेस हुआ, एनाबॉलिक प्रोसेस हुआ। दूसरा, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है क्योंकि ये एनर्जी रिक्वायर करता है, और यहां एनर्जी किस फॉर्म में एब्जॉर्ब की जा रही है, सनलाइट के फॉर्म में। ठीक है। नेक्स्ट है, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन भी है, मतलब इस पर्टिकुलर रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। रिडक्शन पे अभी अपन ने फोकस किया था कि CO2 जो है वो रिड्यूस हो रही है, किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। और ठीक इसी समय अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल को देखूं तो वो ऑक्सीजन में बदल रहा है। वाटर से ऑक्सीजन बदलने के लिए हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, इसका मतलब उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है H2O का O2 के अंदर,
और रिडक्शन हो रहा है CO2 का C6H12O6 के अंदर, क्योंकि इस रिएक्शन में दोनों हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए फोटोसिंथेसिस एक रेडॉक्स रिएक्शन। एनसीईआरटी लिखती है कि फोटोसिंथेसिस एक फिजिको केमिकल चेंज है। क्या लिखती है? कि एक फिजिको केमिकल चेंज है। अब इसका क्या मतलब है? देखो, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर केमिकल चेंज तो हो ही रहा है, मतलब कुछ चीजें कुछ नई चीजों में कन्वर्ट हो रही है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो रहे हैं, CO2 वाटर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये कैसा चेंज हुआ? केमिकल चेंज। साथ में ये फिजिकल चेंज भी है। आप सब जानते हैं CO2 एक्चुअल में गैस होती है और ग्लूकोज जो होता है वो एक सॉलिड सब्सटेंस है। तो फिजिकल चेंज भी हो रहा है, साथ में केमिकल चेंज भी हो रहा है। इसीलिए एनसीईआरटी लिखती है कि फोटोसिंथेसिस क्या? एक फिजिको केमिकल चेंज है। तो ये अपने था फोटोसिंथेसिस के बारे में कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। अब इस चैप्टर में अपन को फोटोसिंथेसिस के बारे में डिटेल में स्टडी करनी कि हर एक स्टेप कैसे होता है। ये करने से पहले एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि आपने 10th स्टैंडर्ड में 2 एक्टिविटी की है। अपने एक पैराग्राफ दे रखा है अपनी बुक में कि व्हाट वी ऑलरेडी नो, अपन को पहले से क्या क्या मालूम है। तो एक्चुअल में ये बताना चाह रहा है कि ये 2 एक्टिविटी जो मैं अब समझाऊंगा अपनी बुक में भी लिखी हुई है, लेकिन ये एक्चुअल में 10th स्टैंडर्ड में समझाई जाती है जो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है। एक बार इनको भी करते हैं। एक है वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि वेरीगेटेड लीफ क्या होती है। ऐसी लीफ जिसमें कुछ कुछ जगह पर ग्रीन पोर्शन होता है और कुछ कुछ जगह पर नॉन ग्रीन, जो येलो भी हो सकता है। जैसे आपने मनी प्लांट की लीफ देखी हो तो उसमें बीच बीच में कुछ ग्रीन होता है, कुछ नॉन ग्रीन पार्ट, मतलब येलो के फॉर्म में भी हो सकता है। और भी बहुत सारी ऐसी लीफ होती है। तो ऐसी लीफ को क्या कहते हैं? वेरीगेटेड लीफ। और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है, इसलिए से वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट से अपन क्या प्रूफ करेंगे अभी देखना। तो वेरीगेटेड लीफ में जो ग्रीन पोर्शन होता है एक्चुअल में सिर्फ वही फोटोसिंथेसिस होता है, और बाकी का जो पोर्शन होता है फोटोसिंथेसिस होने के बाद फूड सब्सटेंस जो होते हैं यहां ट्रांसफर हो जाते हैं। देखो, फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज प्लांट बाद में उसको स्टार्च में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सब अपन इस चैप्टर में अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट जो ग्रीन पार्ट है वहां पर फोटोसिंथेसिस होगा, फूड बनेगा, और वो फूड बाकी के नॉन ग्रीन पार्ट में क्या होगा? ट्रांसफर होगा। तो सबसे पहले तो अपन को लीफ लेकर उसे करीब 3 से 4 दिन, लीफ क्या मतलब उस पूरे प्लांट को, छोटा सा प्लांट लेंगे, उस पूरे प्लांट को 3-4 दिन सिर्फ अंधेरे में रखेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे कि अपन चाहते हैं कि 3-4 दिन तक कोई फोटोसिंथेसिस ना हो, और ऐसा होने से इस लीफ के अंदर जितना भी फूड है वो सब यूटिलाइज हो चुका होगा, ग्रीन पार्ट का भी और नॉन ग्रीन पार्ट का भी। इसके बाद लिखो क्या लिखा हुआ है? स्टार्च गेट यूज्ड अप, ठीक है। उसके बाद इस लीफ वाले प्लांट को 6 घंटे के लिए, 5 से 6 घंटे के लिए अपन क्या रखेंगे? लाइट में रखेंगे। लाइट में रखेंगे तो फोटोसिंथेसिस होगा, लेकिन क्योंकि अपने 5-6 घंटे के लिए रखा है तो इतना टाइम नहीं मिलेगा कि यहाँ फूड ग्रीन पार्ट से कहां चला जाए? नॉन ग्रीन पार्ट में चला जाए। मतलब फूड अभी सिर्फ किस किस पार्ट में? ग्रीन पार्ट में, नॉन ग्रीन पार्ट में नहीं। अब ग्रीन पार्ट को अपन किसी चीज से क्या करेंगे? मार्क कर लेंगे। अब इस लीफ को यहां से तोड़ेंगे प्लांट से और इसे अल्कोहल में बॉईल करेंगे, जिससे इसका सारा पिगमेंट विगमेंट सब कुछ जो होगा वो अल्कोहल के साथ निकल जाएगा। इसके बाद आयोडीन टेस्ट करेंगे। आयोडीन टेस्ट में अपन क्या करते हैं? पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं। अगर कहीं पर स्टार्च है और अपन पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं तो वो ब्लू कलर देता है। तो अपन देखते हैं कि इस लीफ में सिर्फ ब्लू कलर कहां पर आता है? जहां पर क्या था? ग्रीन पोर्शन था। नॉन ग्रीन पोर्शन में ब्लू कलर नहीं आता। तो ब्लू कलर आया, इसका मतलब स्टार्च प्रेजेंट है। यहाँ ब्लू कलर नहीं आया, इसका मतलब स्टार्च एब्सेंट है। क्योंकि यहाँ स्टार्च प्रेजेंट है, ब्लू कलर, इसका मतलब स्टार्च कहां पर बना? सिर्फ और सिर्फ कहां पर बना? जहां पर ग्रीन पोर्शन था। तो बेसिकली इस एक्टिविटी से अपन क्या प्रूफ कर पाते हैं 10th स्टैंडर्ड में? कि क्लोरोफिल जो होता है वो नेसेसरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर क्लोरोफिल की जरूरत नहीं होती तो नॉन ग्रीन पार्ट में भी क्या होता? फोटोसिंथेसिस हो जाता। एक और एक्सपेरिमेंट है अपनी बुक में, मतलब अपनी बुक में भी दे रखा है, वैसे 10th में भी एक्सप्लेन है, वो है हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। इसमें आपको क्या करना है? एक लीफ का आधा जो पार्ट होता है वो एक बोतल के अंदर दबा के रखना और आधा बाहर रखना। बोतल के अंदर जो दबा के रखेंगे उसमें KOH भर रखा है, और क्योंकि KOH भर रखा है तो इस बोतल के अंदर कोई CO2 नहीं होगी, क्योंकि KOH CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इस पार्ट इसी सेटअप को अपन क्या रखेंगे? सनलाइट में रखेंगे। मतलब अपन सनलाइट दे रहे हैं, प्लांट ग्रीन भी है, सब कुछ है, और फिर इसको पानी वानी सब देते जा रहे हैं, तो सब कुछ किया हुआ है।
और फिर कुछ दिनों के बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ से लीफ को कट करेंगे और सेम का सेम पहले उसे अल्कोहल में बॉईल करेंगे, फिर आयोडीन टेस्ट करेंगे। तो अपन देखते हैं कि सिर्फ ब्लू कलर का आता है, जो बाहर पार्ट था उधर ही आता है, अंदर वाले पार्ट में नहीं आता। बाहर वाले पार्ट में आने का मतलब वहां स्टार्च बना है, और वहां स्टार्च बनने का मतलब बाहर वाले पार्ट में फोटोसिंथेसिस हुआ। और अंदर वाले पार्ट में ब्लू कलर नहीं आता, इसका मतलब अंदर वाले पार्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। अब इस केस में फोटोसिंथेसिस नहीं होने का क्या कारण हो सकता है? पानी अपन ने अवेलेबल करा है, सनलाइट अपन ने अवेलेबल कराई, और ग्रीन तो ये है ही है। इस केस में क्या हुआ, क्योंकि यहाँ CO2 नहीं थी, तो CO2 नहीं मिलने की वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। इसका मतलब CO2 भी जरूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, जो अपन अभी जानते हैं, क्योंकि रिडक्शन किसका हो रहा है? CO2 का ही ग्लूकोज में रिडक्शन हो रहा है। तो इस एक्टिविटी से CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस पता चलता है। तो ये दो एक्टिविटी अपन ने 10th स्टैंडर्ड में भी की थी, 10th NCERT में थी ये, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद देखो आज के वीडियो में अपन क्या करने वाले हैं। आज अपन सब जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस इस तरीके से होता है, लेकिन साइंटिस्ट को ये बहुत धीरे धीरे पता चला। पहले पता चला कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, फिर पता चला कि अच्छा CO2 भी नेसेसरी होती है, फिर पता चला कि वाटर लिया जाता है, फिर पता चला वाटर जो होता है वो हाइड्रोजन देता है, फिर पता चला कि वाटर से ऑक्सीजन निकलती है। ये सारी चीजें धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट से पता चली। तो वो सारी चीजें अपन आज के वीडियो में करेंगे। पहले आप ये नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सारे एक्सपेरिमेंट लेते हैं, जो कि मतलब ये बताते हैं कि एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस की डिस्कवरी कैसे हुई, हर एक चीज के बारे में पता कैसे चला। तो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो है बेल जार एक्सपेरिमेंट, जो कि जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्होंने बेल जार का इस्तेमाल किया था, इस वजह से इसे बेल जार एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इन्होंने पहले सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में क्या किया, एक माउस और एक कैंडल को बेल जार के अंदर रखा, ठीक है। और बेल जार लगाने का रीजन था कि जो एयर जो है उसको ये लिमिट कर पाए, क्योंकि आसपास से एयर ना जा पाए। तो इन्होंने देखा कि कुछ टाइम बाद में जो ये कैंडल जो होती है वो एक्सटिंग्विश हो जाती है, मतलब बुझ जाती है, और जो ये माउस है वो सफोकेट होकर डेड हो जाता है। तो इन्होंने ये कंक्लूड किया कि बर्निंग कैंडल और माउस जो है पता नहीं कैसे, लेकिन जो एयर जो है उसको क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। आज अपन सब जानते हैं कि बर्निंग कैंडल जो होती है वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके CO2 बनाती है, और माउस जो है रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके CO2 बनाता है। और इतनी CO2 बनने की वजह से ये भी बुझ गई और ये भी बुझ गया, ठीक है। लेकिन उन्होंने ऐसे बोला कि समहाउ डैमेज द एयर। फिर उन्होंने अपनी एक्टिविटी का सेकंड सेट रिपीट किया, और इस बार उन्होंने साथ में एक मिंट का प्लांट भी ले लिया। और इस बार उन्होंने देखा कि जो माउस है वो भी जिंदा है, वो भी स्टे अलाइव है, सफोकेट नहीं हुआ, और कैंडल जो है वो भी बर्न हो रही है। और इन्होंने क्या कंक्लूड किया कि प्लांट जो है रीस्टोर करते हैं एयर में वॉटेवर ब्रीथिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल रिमूव। मतलब बर्निंग कैंडल और ब्रीथिंग एनिमल ने एयर में से जो चीज रिमूव करके उसे डैमेज किया था, प्लांट उसे रीस्टोर कर पाते हैं। और अपन अभी जानते हैं कि क्या ये चीज है कि प्लांट ने एनिमल्स ने और कैंडल ने बेसिकली CO2 जो है उसको बढ़ा दी थी और ऑक्सीजन को घटा दिया था, और प्लांट के लेने की वजह से वो ऑक्सीजन वापस आ गई और CO2 घट गई थी। तो इन्होंने कंक्लूड किया कि प्लांट रीस्टोर टू एयर वॉटेवर ब्रीथिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल रिमूव। बेसिकली अगर पूरी एक्टिविटी को एक साथ देखें तो इन्होंने ऐसे बताया कि प्लांट के पास एबिलिटी होती है एयर को प्यूरिफाई करने की, ठीक है। तो ये अपनी पहला एक्सपेरिमेंट था जो जोसेफ प्रिस्टले ने किया। अपन इस एक्सपेरिमेंट को, क्योंकि अपन अब सब कुछ जानते हैं, तो अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने मतलब ये प्रूफ किया था कि जो प्लांट जो होते हैं वो CO2 को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगला एक्सपेरिमेंट लेते हैं जैन इंगनहाउस का। देखो इन्होंने जो जोसेफ प्रिस्टले ने एक्सपेरिमेंट किया था वो भी सेकंड वाला, जिसमें अपन ने क्या किया था, एक बेल जार के अंदर एक मिंट का प्लांट और एक माउस और एक बर्निंग कैंडल तीनों एक साथ लिए थे। उस वाले एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, लेकिन इन्होंने जो रिपीट किया, एक बार उस पूरे सेटअप को डार्क में करवाया और एक बार पूरे सेटअप को किस में करवाया, लाइट में। आपको पता है जब अपन ने वो एक्सपेरिमेंट किया था, जब मिंट को साथ में रखते थे तो ना तो कैंडल बुझ रही थी और ना ही जो चूहा था वो सफोकेट हो रहा था, ठीक है।
लेकिन जब इन्होंने वही एक्सपेरिमेंट जब डे लाइट में कराया तो सेम रिजल्ट आया, लेकिन जब डार्क में करवाया तो ऐसा नहीं हुआ। कैंडल भी बुझ गई और जो चूहा जो था वो भी सफोगेट हो गया। इसका क्या मतलब है कि जो जोसेफ प्रिस्टले ने एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उसने कहा कि प्लांट समहाउ किसी मैकेनिज्म से क्या कर पाते हैं, एयर को प्यूरिफाई कर पाते हैं, वो प्यूरिफिकेशन का काम सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, लाइट में हो सकता है, अंधेरे में नहीं हो सकता। ये इन्होंने जैन इंगलहाउस ने क्या किया, प्रूफ किया। अपन अगर अच्छे से समझे तो ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट ये कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ किस में हो सकता है, लाइट में हो सकता है। एक उन्होंने और एक्सपेरिमेंट किया एक्वेटिक प्लांट पे, और एक्वेटिक प्लांट को एक बार सनलाइट में और एक बार डार्क में नोटिस किया। तो जब सनलाइट में किया तो उसके चारों तरफ बबल्स बन रही थी, और जब डार्क में किया तो बबल्स नहीं बन रही थी। बबल्स बनने का क्या मतलब है कि सनलाइट में वो कोई गैस प्रोड्यूस कर रहा है और डार्क में वो कोई गैस नहीं बना रहा। और बाद में इन्होंने ही प्रूफ किया कि वो गैस जो थी वो क्या थी, ऑक्सीजन थी। तो इधर से इन्होंने एक और चीज निकाली कि सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट जो होते हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर पाते हैं। ठीक है, ये धीरे धीरे ऐसे साइंटिस्ट को चीजों के बारे में पता चला जिसे अपन ग्रुप में आज एक साथ आसानी से पढ़ पा रहे हैं। नेक्स्ट है जूलियस वॉन सैक। इन्होंने जो था फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अपने एक्टिविटी से, एक्सपेरिमेंट से जुटाई। पहली उन्होंने बताया था कि ग्लूकोज जो होता है प्लांट में सिर्फ उन्हीं पार्ट में बनते हैं जहां क्या होता है, ग्रीन पार्ट होता है। ठीक है, जैसा कि अपने वो 10th वाली एक्टिविटी में देखा था। ग्लूकोज जो होता है वो प्लांट स्टोर करते हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं, उसे ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट कर देते हैं। और तीसरी इन्होंने चीज बताई कि ग्रीन सब्सटेंस, इन्होंने क्या वर्ड यूज किया, ग्रीन सब्सटेंस। आज अपन जानते हैं वो ग्रीन सब्सटेंस क्या होता है, क्लोरोफिल, जो स्टोर होता है स्पेशल बॉडीज में। आज अपन वो भी चीज जानते हैं किसके अंदर स्टोर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो इन्होंने ये चीज भी बताई कि प्लांट के अंदर कोई ग्रीन सब्सटेंस होता है जो किसी स्पेशल बॉडीज के अंदर स्टोर रहता। तो ये इंफॉर्मेशन इन्होंने प्रोवाइड की। उसके बाद था T.W. इंगलमैन। इन्होंने देखो एक एक्टिविटी की, इसको अपन इधर से समझते हैं। उन्होंने जो थी व्हाइट लाइट ली, मतलब व्हाइट लाइट जिसमें सारे कलर होते हैं, आपको पता ही है, प्रिज्म से पास करवाई। जब प्रिज्म से पास करवाते हैं तो व्हाइट लाइट स्प्लिट हो जाती है विब गियर में, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और फिर यहां पर उन्होंने ये लाइट किसके ऊपर गिराई, एक मतलब फोटोसिंथेटिक चीज पे गिराई, जो कि इन्होंने लिया क्लेडोफोरा, जो कि बेसिकली एक एल्गी है। तो उन्होंने क्लेडोफोरा पर ये मतलब अलग अलग कलर की जो लाइट थी वो गिराई, और अलग अलग कलर प्रोड्यूस करने के लिए उसने क्या इस्तेमाल में किया, प्रिज्म का इस्तेमाल किया। और फिर ये देखने के लिए कि कहां पर ऑक्सीजन ज्यादा प्रोड्यूस होती है, अब ऑक्सीजन दिखती तो है नहीं, तो इन्होंने क्या किया, इसके चारों तरफ बैक्टीरिया छोड़ दिए। वो भी कैसे बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया। तो एरोबिक बैक्टीरिया कहां ज्यादा इकट्ठा होंगे, जहां ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। तो जब इन्होंने देखा तो इन्होंने देखा कि सबसे ज्यादा बैक्टीरिया जो थे एक तो ब्लू रीजन में और एक रेड रीजन में रह रहे थे। इसका क्या मतलब हुआ, इस एक्टिविटी से क्या प्रूफ होता है कि ब्लू और रेड रीजन में प्लांट जो होते हैं वो ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर पाते हैं। और क्योंकि वहां ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई तो वहां पर एरोबिक बैक्टीरिया ज्यादा इकट्ठा हो गया। तो अगर प्लांट पे, जनरली प्लांट पे तो सनलाइट गिरती है, लेकिन अगर प्लांट पे एक एक कलर की लाइट गिराई जाए तो प्लांट सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस किस में करेंगे, ब्लू और रेड रीजन में करेंगे। और इस एक्टिविटी से उन्होंने फोटोसिंथेसिस वर्ड और ऐसे वर्ड तो इस्तेमाल में नहीं किए, लेकिन उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि प्लांट जो भी काम करते हैं ऑक्सीजन प्रोडक्शन का, वो जो काम है वो ब्लू कलर में और रेड रीजन में क्या करते हैं, सबसे ज्यादा करते हैं। अपन जब इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो अपन दो तरह के स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, बेसिकली ग्राफ, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक करेंगे एक्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या करेंगे, अपन एक तरफ डिफरेंट वेवलेंथ लेंगे और एक तरफ देखेंगे कि कितना लाइट एब्जॉर्ब कर पा रहा है। और एक्शन स्पेक्ट्रम में अपन देखेंगे एक तरफ डिफरेंट वेवलेंथ लेंगे लाइट की, और एक तरफ देखेंगे कि कोई एक्शन, चाहे वो स्टार्च का फॉर्म होना, ग्लूकोज का फॉर्म होना हो या ऑक्सीजन का प्रोड्यूस होना हो। तो इधर भी अपन ऐसे कर सकते हैं, इस तरफ अपन डिफरेंट वेवलेंथ लेते हैं, वॉयलेट की, इंडिको की, ब्लू की, और इस तरफ अपन लेते हैं कि कितनी ऑक्सीजन बनी। तो ब्लू रीजन में देखो पीक है और रेड रीजन में पीक है, इसका मतलब ब्लू और रेड रीजन में ज्यादा एक्शन हो रहा है, मतलब ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है। और यही वजह अपनी बुक में लिखा हुआ है कि इंगलमैन ने फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम क्या किया था, ऑब्टेन किया था। एक बार रिवाइज करते हैं कि क्या था ये।
तो देखो ही ऑब्जर्व प्रोडक्शन ऑफ O2 इन डिफरेंट मोनोक्रोम लाइट, अलग अलग मोनोक्रोम लाइट पे कितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो उसने देखा। ही परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट ऑन क्लेडोफोरा, और इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? क्लेडोफोरा पे, जो कि एक ग्रीन एल्गी होती है। और इस क्लेडोफोरा को इसमें किसमें रखा था? सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। अगर आपसे पूछे इस एक्टिविटी में एरोबिक बैक्टीरिया क्यों लिए, तो ये देखने के लिए ऑक्सीजन कहां ज्यादा प्रोड्यूस हो पा रही है, क्योंकि ऑक्सीजन तो दिखती नहीं है। मोर ऑक्सीजन प्रोड्यूस इन ब्लू एंड रेड रीजन, ब्लू और रेड रीजन में ज्यादा बन रही थी। और ये कैसे पता चला? क्योंकि ब्लू और रेड रीजन में ज्यादा बैक्टीरिया इकट्ठे हो रहे थे। ही ऑब्टेन फर्स्ट एक्सेल स्पेक्ट्रम। आगे बढ़ते हैं। देखो आगे अपनी एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि मिडल ऑफ 19th सेंचुरी साइंटिस्ट फाउंड दैट द प्लांट यूज लाइट एनर्जी टू मेक कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम CO2 एंड वाटर अलोंग विथ ऑक्सीजन। मतलब अभी तक अपनी यहां बीच में कुछ और साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट वगैरह थे, लेकिन अपने दे नहीं रखे तो अपन भी लोड नहीं लेते। इस लाइन से ये बताना चाह रहे हैं कि साइंटिस्ट को अभी तक ये पता चल गया कि CO2 और H2O का इस्तेमाल करके, और वो भी किसमें? सनलाइट में इस्तेमाल में करते हैं। और क्या क्या बनाते हैं प्लांट? जो क्या बनाता है, एक तो अपने क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट बन गई, और ये अपन लिख देते हैं कार्बोहाइड्रेट बन जाती है, और साथ में क्या बनती है? ऑक्सीजन। इसका पता साइंटिस्ट ने कर लिया था। लेकिन अब जो मेन चीज थी वो अभी भी बाकी थी, वो ये कि ये ऑक्सीजन कहां से आ रही है। क्या ये ऑक्सीजन ये कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है वो है, या ये ऑक्सीजन H2O में ऑक्सीजन जो है वो है, और इसका पता करना बाकी था। तो आगे के कुछ एक्सपेरिमेंट देखते हैं। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे वो थे वॉन नील। उन्होंने क्या किया कि जो पर्पल और सल्फर कलर के जो बैक्टीरिया होते हैं उन पे एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने ये बताया कि जो भी CO2 के अलावा एक सब्सटेंस और यूज होता है उसे उन्होंने कहा ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस, क्योंकि वो H2 देगा तो वो जो होगा सामने वाले का तो क्या करेगा? रिडक्शन, लेकिन खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। तो उसने कहा कि जो भी चीज अपन लेते हैं वो एक ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस होगा, और वो H2 देगा, और ये H2 CO2 को क्या करेगी? रिड्यूस करेगी। इस पैटर्न में अपन उसको समझने के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं। H2A क्यों लिखा? उन्होंने कहा कि कोई ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस हो सकता है जो H2 दे, और ये H2 किसके अंदर चली गई? CO2 के अंदर, CH2O बन गया, और जो पीछे जो बचेगा वो साइड में निकल गया। अब इन्होंने पर्पल और सल्फर, जो पर्पल ग्रीन कलर के सल्फर बैक्टीरिया होते हैं उन पे एक्सपेरिमेंट किया था। तो इन्होंने बताया कि ये बैक्टीरिया जो होते हैं CO2 के साथ में H2S का इस्तेमाल में करते हैं। किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? H2S का। और इन्होंने बताया कि जब ये फोटोसिंथेसिस तो ये भी कर पाते हैं, लेकिन ये साइड प्रोडक्ट में सल्फर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सल्फर। एनसीईआरटी लिखती है कि सल्फर भी बन सकता है और सल्फेट भी बन सकता है। तो यहां पर अपन को गौर करने वाली बात यह है कि यहां पर देखो CO2 और H2S दोनों यूज हो रहे हैं। अगर ऑक्सीजन CO2 से निकलती तो इनमें भी निकलती, क्योंकि CO2 तो यहां पर भी ले रखी है, लेकिन इन ये ऑक्सीजन साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं बनाते। ये सिर्फ क्या बनाते हैं? सल्फर बनाते हैं। और सल्फर बनाते हैं, इसका मतलब अगर मैं यहां H2O लेता हूं तो साइड प्रोडक्ट ऑक्सीजन बनता है, H2S लेता हूं तो साइड प्रोडक्ट क्या निकल रहा है? सल्फर निकल रहा है। ये हिंट है क्लियर कट कि ऑक्सीजन जो होती है वो कहां से निकल रही है? H2O से निकल रही है। लेकिन फिर भी किसी ने इसको मतलब कंसीडर तो किया, लेकिन एकदम माना नहीं। मतलब अभी भी कोई ऐसे एकदम फिक्स एविडेंस नहीं थे। और बाद में रूबेन, हासिड और कामन ने रेडियो एक्टिव आइसोटोप लेबलिंग से ये प्रूफ किया कि जो ऑक्सीजन जो निकलती है वो कहां से निकलती है? H2O से निकलती है। अब इन्होंने कैसे प्रूफ किया, और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब अपन फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें प्रोडक्ट साइड में, सॉरी रिएक्टेंट साइड में 6H2O क्यों नहीं लेना चाहिए, 12H2O ही क्यों लिखना चाहिए। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर रूबेन, हासिड और कामन की जो एक्टिविटी थी उसको अपन समझते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और लेते हैं। देखो रूबेन, कामिड और हासिड ने बेसिकली क्या किया? रेडियो आइसोटोप लेबलिंग का इस्तेमाल किया। उन्होंने जो कार्बन डाइऑक्साइड ली थी उसमें जो ऑक्सीजन ली थी वो ऑक्सीजन का O16 आइसोटोप था, और पानी में जो ऑक्सीजन ली थी, वाटर में जो ऑक्सीजन ली थी वो O18 आइसोटोप थी। अब एकदम सिंपल सा काम करवाना है, फोटोसिंथेसिस होने देना है, और फोटोसिंथेसिस होने के बाद में जब फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो गया तो जो चीज़ें बनी उसमें ऑक्सीजन को आइडेंटिफाई करना है कि ये 16 है या 18। तो उन्होंने देखा कि जो ऑक्सीजन निकल रही है उसमें जो ऑक्सीजन थी वो O18 आइसोटोप लेबलिंग की थी,
और O18 तो अपन ने किस में ले रखा था, वाटर में। इसका मतलब प्रूफ होता है कि जो ऑक्सीजन होती है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ से निकलती है, वाटर से निकलती है। कहाँ से निकलती है, वाटर से निकलती है। और ये जो ऑक्सीजन है ये अपने ग्लूकोज में भी जाती है और दूसरा वाला जो वाटर का मॉलिक्यूल बन रहा है उसमें भी जाती है। अब देखो कुछ लोग यहाँ पर मैथ्स लगाते हैं और कहते हैं कि इस तरफ 6H2O लिखने का क्या मतलब है, जब इस तरफ 12H2 है तो अपन इसको ऐसे कैंसिल आउट करके इस तरफ इस तरीके से लिख सकते हैं 6CO2 6H2O C6H12O6 6O2 और ये एकदम बैलेंस भी है। लेकिन ये रिएक्शन रॉन्ग है और तब और ज़्यादा रॉन्ग हो जाती है जब अपन ये समझ चुके हैं कि जो ऑक्सीजन जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है, वाटर से। देखो यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन बन रही है, 6O2 मतलब 12 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बन रहे हैं और ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कहाँ से आने चाहिए, वाटर से आने चाहिए, अपन ने प्रूफ किया है। लेकिन यहाँ तो 6H2O ही लिखा है और इसमें ऑक्सीजन के एटम कितने होंगे, 6 ही होंगे, तो बाकी के 6 कहाँ से लेने पड़ेंगे, CO2 से। लेकिन CO2 से तो ऑक्सीजन निकलती नहीं है। यही वजह है कि ये वाली रिएक्शन रॉन्ग है और सही रिएक्शन कौन सी है, ये। हालांकि दोनों तरफ, एक तरफ 12H2O और एक तरफ 6H2O, ऐसे अपन इक्वेशन के हिसाब से देखें तो थोड़ी नादानी लगती है, लेकिन यहाँ एकदम सही है। अगर मैं यहाँ 12H2O लिखता हूँ तो यहाँ ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल एटम है, 12, जो कि 6O2 में 12 ऑक्सीजन के एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्योंकि ऑक्सीजन और कहीं से नहीं निकलती, सिर्फ वाटर से ही निकलती है, तो मुझे यहाँ 12H2O लिखने ही पड़ेंगे। तो ये फोटोसिंथेसिस की सही रिएक्शन है और ये रॉन्ग रिएक्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं जो अपनी बुक में दे रखी है कि वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, कि फोटोसिंथेसिस एक्चुअल में होता क्या है। तो अपने जो है प्रीवियस क्लासेज में इतना तो अपन सब जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट में होता है और ये भी अपन जानते हैं कि ग्रीन प्लांट की लीफ के अंदर होता है। अब आगे का देखते हैं। देखो लीफ जो होती है उसका जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसके ऊपर एक अपर एपिडर्मिस होती है और उसके नीचे एक लोअर एपिडर्मिस होती है और उसके बीच में एक टिश्यू होता है, पेरेन्काइमस टिश्यू, जो कि बेसिकली क्या कहलाता है, मीजोफिल टिश्यू। डाइकोट के केस में ये मीजोफिल टिश्यू दो एरिया में डिवाइडेड होता है, पेलिसेड टिश्यू और स्पंजी पेरेन्काइमा। मोनोकोट के केस में ये पूरा एक यूनिफॉर्म ही होता है। जो भी है, जो अपने फोटोसिंथेसिस होता है वो किस में होता है, मीजोफिल टिश्यू में होता है। और अंदर जाते हैं तो मीजोफिल टिश्यू में क्या होगी, मीजोफिल सेल्स होगी और वो नॉर्मल सेल के जैसी सेल होती है, जिसमें देखो नॉर्मल प्लांट सेल कैसी होती है, बाहर की तरफ सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन, फिर ये बड़ी सी वैक्यूल, ठीक है, और ये जो ग्रीन ग्रीन बना रखे हैं ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट, और बीच में ये क्या है, न्यूक्लियस है। अब जो मीजोफिल टिश्यू जो होता है उसकी जो सेल होती है उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, अपने क्लोरोप्लास्ट होता है। और क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आप जानते हैं, आपने सेल वाले चैप्टर में किया है। एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें अपन क्या कहते हैं, थाइलेकॉइड, और उनका एक कलेक्शन क्या कहलाता है, ग्रेनम। सारे एक साथ क्या कहलाते हैं, ग्रेना। जो बीच में ये कनेक्शन होता है इन्हें क्या कहते हैं, स्ट्रोमा लेमेली। क्लोरोप्लास्ट के पास खुद का डीएनए होता है, इसमें आपको स्टार्च ग्रेन्यूल देखने को मिल सकते हैं। ये जो होता है इसके पास खुद का राइबोसोम भी होता है, ये सब आप जानते हैं। और इसके अंदर दो पोर्शन होते हैं, एक तो जो वो कॉइन लाइक पोर्शन है जिसे आप क्या कहते हैं, ग्रेनम, और एक इसका जो लिक्विड पोर्शन है वो कौन सा होता है, स्ट्रोमा। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि यहां पर क्लियर कट वर्क डिवीजन है, मतलब ग्रेना अलग पोर्शन करेगा फोटोसिंथेसिस का और स्ट्रोमा फोटोसिंथेसिस का अलग पोर्शन करेगा। तो ये समझने के लिए अपन समझते हैं। पहले मैं अगर इस ग्रेना को और जूम करके अच्छे से देखूं तो देखो ये जो है डबल मेम्ब्रेन कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, ये कौन सा है, थाइलेकॉइड। इसके अंदर देखो कैविटी होती है जिसे क्या कहते हैं, ल्यूमन, और इसकी जो बाउंड्री होती है उस पर बहुत सारी चीजें होती है। देखो एक तो इसकी बाउंड्री पर होते हैं दो तरह के पिगमेंट सिस्टम, फोटो सिस्टम, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे पिगमेंट का कलेक्शन होगा जो फोटोसिंथेसिस करेंगे। इसे अपन नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए याद रखो कि थाइलेकॉइड की जो मेम्ब्रेन होती है उस पर फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड होता है, जिसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। और बीच की जो स्ट्रोमा लेमेली होती है उस पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा होता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है। इसको भी आप अच्छे से याद रखना कि यहां जो मेम्ब्रेन है यहां पर दोनों फोटो सिस्टम है और बीच वाली पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, फोटो सिस्टम फर्स्ट है। इसके अलावा इन मेम्ब्रेन पे कुछ और भी चीजें होती है, एंजाइम्स वगैरह होते हैं। एटीपी सिंथेटेज एंजाइम होता है, एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम होता है और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स होता है। ये सब आप आगे की क्लासेज में देखेंगे, काम आएंगे। ये दो एंजाइम तो आपको नाम से ही पता चल पा रहा होगा, ये एनएडीपी बनाएगा
ये जो है एटीपी बनाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहां पर होती है, ये सारी चीजें जो ग्रेना वाला जो पोर्शन होता है उसके अंदर होती है। और इन चीजों की वजह से जो थाइलेकॉइड या ग्रेना जो है वो प्लांट में क्या करता है, फोटोसिंथेसिस का एक हिस्सा परफॉर्म करता है, जिसमें जब उसके ऊपर सनलाइट गिरती है तो वो क्या करते हैं, एटीपी और NADPH2 बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एटीपी और NADPH बनाते हैं। किसमें बनाते हैं, ये सनलाइट गिरने पे बनाते हैं, क्योंकि लाइट गिरने पे बनती है। तो ये फोटोसिंथेसिस का जो पोर्शन है उसे अपन क्या कहेंगे, लाइट रिएक्शन। तो फोटोसिंथेसिस का एक हिस्सा जिसे लाइट रिएक्शन कहते हैं, जिसमें सनलाइट को अपन किस में कन्वर्ट करते हैं, एटीपी और NADPH में कन्वर्ट करते हैं। ये वाला पार्ट कहां होता है, थाइलेकॉइड या ग्रेना में होता है। कोई तकलीफ नहीं, इसको फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। और ये दूसरे वाले स्टेप के कंपैरेटिवली काफी फास्ट होता है। अब दूसरा वाला हिस्सा जहां पर क्या किया जाएगा, जो CO2 ली जा रही है उस CO2 को, इस एनर्जी को यूटिलाइज करके रिड्यूस किया जाएगा, ठीक है। और एक और चीज, ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन होता है वो भी फर्स्ट स्टेप में हो जाता है। ये अपन पूरे चैप्टर में ये सब करना ही है। तो सेकेंड स्टेप जो होता है उससे लाइट की कोई डायरेक्टली रिक्वायरमेंट नहीं होती, बस उसे लाइट से बने हुए ये प्रोडक्ट चाहिए होता है। और यही वजह है कि इसे डार्क कहते हैं। इसको आपको ये नहीं समझ लेना है कि ये अंधेरे में होती है, लाइट का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लाइट इंडिपेंडेंट है ना, ऐसा नहीं कह सकते। एक्चुअल में ये लाइट पे डिपेंड ही कर रही है। अगर ये सब चीजें नहीं बनेगी तो डार्क रिएक्शन कैसे होगी, और ये सब चीजें बनने के लिए लाइट की चाहिए। तो ये लाइट पे ये भी डिपेंड करती है, लेकिन जिस समय ये प्रोसेस हो रहा है उसी समय लाइट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो समझने के लिए इसे डार्क कह देते हैं। इसे कार्बन रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि ये CO2 पर होती है। और इस स्टेप में क्या किया जाता है, CO2 को रिड्यूस करके शुगर बनाई जाती है। और क्योंकि ये लाइट से डायरेक्टली ड्रिवन नहीं है, इसीलिए इसे डार्क रिएक्शन कहते हैं। और ये कंपेरेटिवली कैसी होती है, स्लो। तो अपन एक ओवरऑल आइडिया हो गया कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कहां पर होता है, प्लांट की लीफ के मीजोफिल टिश्यू की मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में होता है। और क्लोरोप्लास्ट में दो स्ट्रक्चर है, ग्रेनम जिसपे थाइलेकॉइड होता है और स्ट्रोमा। ग्रेनम या थाइलेकॉइड में लाइट रिएक्शन होती है और स्ट्रोमा में कैसी होती है, डार्क रिएक्शन। अब ये रिएक्शन कैसे परफॉर्म होती है वो अपने पूरे चैप्टर में अपन को सीखना है। एक और जहां पर ये टॉपिक दे रखा है वह एनसीईआरटी ने बीच थ्योरी में ये कह रखा है कि क्या ये जो अपने क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ये क्या मतलब अपना अरेंजमेंट चेंज करते हैं, और करते हैं तो कब पैरेलल होते हैं और कब परपेंडिकुलर होते हैं। आंसर नहीं लिखा हुआ है तो मैं आपको समझाता हूं। देखो ये जो डायग्राम देख पा रहे हैं कि यहां पर अपने क्या, ये सपोज करो मीजोफिल टिश्यू की या मीजोफिल सेल की लेयर है, और यहां पर क्या गिर रही है, सनलाइट गिर रही है। और मान लो कि सनलाइट थोड़ी कम है या ऑप्टिमम है जैसी इनको चाहिए, तो ये जो सारे के सारे क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं इस तरीके से अरेंज होते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लाइट इनके ऊपर गिरे। तो ये सब मेम्ब्रेन के पैरेलल अरेंज हो जाते हैं, और पैरेलल अरेंज होने का कारण ज्यादा से ज्यादा लाइट को क्या कर पाए, कैप्चर कर पाए। लेकिन मान लो कि यहां पर सनलाइट जो आ रही है वो इतनी इंटेंस है कि ये इनको जला भी सकते हैं। अगर इन्होंने इतनी लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया तो ये जल भी सकते हैं, मतलब ये पूरा प्लांट की जो सेल है या फिर जो टिश्यू है पूरा डैमेज हो सकता है। ऐसे केस में इस एब्जॉर्प्शन से बचने के लिए ये अपने आप को परपेंडिकुलर अरेंज कर लेता है। ऐसे करने से देखो जिस सरफेस पे लाइट गिर रही है वो कंपैरेटिवली पहले के कंपेयर में क्या हो गई है, कम हो गई है, जिससे कम लाइट क्या हो पाएगी, एब्जॉर्ब हो पाएगी और उस डैमेज से बचा जा सकता है। तो जब लो और ऑप्टिमम लाइट होती है तो पैरेलल अरेंजमेंट होता है, और जब इंटेंस लाइट होती है जो हार्मफुल हो सकता है तो परपेंडिकुलर अरेंजमेंट होता है। तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब अपन जो है आगे का जो पोर्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें अपन देखेंगे लाइट रिएक्शन क्या होती है, पिगमेंट सिस्टम वगैरह क्या होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।